मित्रों नमस्कार। एक व्यंग्य के साथ मंच माइक महिमा के महामंडलेश्वर अध्यक्ष जी, किसी भी आयोजन के लिए एक अदद अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष का चुनाव बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आसपास हमारे कई अध्यक्ष मौजूद होते हैं। फिलहाल आयोजक ने निश्चित किया अध्यक्ष कुर्ता पैजामा और जैकेट झाड़े हुए हर आयोजन में कोई न कोई एक ऐसा चेहरा जरूर होता है जो मंच पर बीच में विराजमान स्वयं को गांधी, नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तुलसीदास का मिला जुला स्वरूप मानता है। वो गर्वोक्ति से सभागार में गर्दन उठाए इधर उधर देखता है और जैसे ही आयोजक अध्यक्ष की घोषणा करता है वो भारी भरकम कदमों से चलते हुए माइक की तरफ, मंच की तरफ, माइक महिमा का महामंडलेश्वर अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जी हमारे समय के मंच पुरुष हैं जो हर विचार गोष्ठी, हर कवि सम्मेलन, यज्ञ, जनसभा, पुस्तक लोकार्पण, यहाँ तक कि स्कूल के वार्षिकोत्सव से लेकर विश्वविद्यालय के आयोजनों तक, अर्थात बरही से लेकर तेरही तक अध्यक्षता करने को अपना ईश्वरीय दायित्व मानते हैं। उन्हें किसी विषय का उतना गहरा ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना है कि सभी विषयों में अध्यक्ष जी का गहरा हस्तक्षेप है। वे न आए तो मंच सूना सूना सा लगे और वो आ जाए तो कार्यक्रम समझ सकते हैं। अध्यक्ष जी साहित्यिक कार्यक्रमों के सौदागर हैं। कवि सम्मेलन में अध्यक्ष जी मंच पर जब बैठे, कवियों में उम्र में से बड़े नहीं हैं लेकिन अनुभव में भारी पड़ते हैं, ऐसा वो खुद मानते हैं। जैसे ही कोई युवा कवि अपनी कविता पढ़ता है, अध्यक्ष जी फौरन बोल उठते हैं। कविता वो होती है जो समझ में आए। तुलसीदास को, प्रसाद को, महादेवी को, पंत को पढ़ो और इस नए फैशन के केचुआ छंद या गंपु काव्य मत रचो। फिर अध्यक्ष जी खुद एक अप्रचलित छंद में कोई कविता सुनाने लगते हैं जो बात कहीं से कहीं पहुंचती है, लेकिन अंत में एक बात की घोषणा करते हैं कि यह कविता उन्होंने आज के 20 साल पहले लिखी थी। जिनका तुक लंगड़ाता हुआ विकलांगता को ओढ़े आगे बढ़ता है, लेकिन अध्यक्ष जी भाव, भाषा, शब्द सौंदर्य, अर्थ गांभीर्य, अर्थ सौंदर्य और व्याकरण पर एक लंबा चौड़ा हाथ लगाने लगते हैं। धार्मिक आयोजनों में भी अध्यक्ष जी का गहरा हस्तक्षेप है। कहीं भजन संध्या है, कहीं प्रवचन है, रामलीला या भागवत सप्ताह है, तो वो पंडित जी से पहले ही, प्रवचनकर्ता के आने के पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं धार्मिक आयोजनों को धर्म संस्कार, समाज संवर्धन, इसके लिए अब उन्हें अगर माइक न पकड़ाया जाए तो शायद समाज संवर्धन का कार्य अधूरा रह जाए। वे राम राज्य की परिकल्पना, धर्म की रक्षा और संस्कृति के पतन पर इतना बोलते हैं कि अगर भगवान भी उन्हें चुप कराना चाहे तो चुप नहीं होते। जितना कुछ वह जानते हैं सब कुछ मंच पर उगिल देना चाहते हैं, लेकिन मंच महिमा माइक के महामंडलेश्वर अध्यक्ष जी रोकते नहीं। आखिर उन्हें रोके कौन? मंच उनका है, माइक उनकी है। भगवान तो सबके हैं,
लेकिन माइक जो है सिर्फ अध्यक्ष जी के लिए है। सामाजिक आयोजनों में अध्यक्ष जी जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान, बेटियों की शिक्षा, ऑपरेशन सिंदूर, नशा मुक्ति, इस तरीके से इन विषयों पर उनके पास रेडीमेड घंटे 1.5 घंटे का भाषण तैयार होता है और वो अपनी बातें रखते हुए उसका कोई समाधान नहीं देते और कहते हैं कि ऐसा है कि समाज में बड़ी गिरावट आ गई है और मुझे उम्मीद है अब आप लोग कुछ करेंगे। मुझे तो जो करना था अपना काम हमने कर दिया। और फिर अपने कई चेले चपाटियों के साथ किसी की महंगी कार में बैठकर मिनरल वाटर पीते हुए 5-6 भावी अध्यक्षों को आसपास लिए हुए अध्यक्ष जी अगले मिशन पर निकल जाते हैं। पुस्तक का लोकार्पण हो, लेखक या कवि ने अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया है, अध्यक्ष जी आमंत्रित है, तो इस बात को तय मानिए कि पुस्तक पर या पुस्तक के कवि या लेखक पर कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, अध्यक्ष जी की पुरानी लेखनी की मंच से खूब चर्चा होगी, क्योंकि अध्यक्ष जी लोकार्पित पुस्तक को पढ़ते नहीं हैं, पर समीक्षा इस तरह से करते हैं जैसे लगता है कि किसी क्लासिक कृति का पुनर्जन्म हो रहा है, क्योंकि उन्हें एक चेला मोड़ना है और इधर उधर के 4-6 बातें बताकर फिर लेखक को आशीर्वाद देते हुए अध्यक्ष जी कहते हैं कि तुम में प्रतिभा है, जेहन है और मेहनत करो, मेहनत की आवश्यकता है और साथ ही साथ अभी जो है लेखन में समझदारी आना बाकी है, तो थोड़ा सा समझदार बनो। शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्यक्ष जब स्कूल, कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय के समारोह के अध्यक्ष होते हैं, तब तो वहां जैसे वो अपने ज्ञान के गंगा को प्रवाहित कर देते हैं। वो कहते हैं आजकल का जो युवा है वो सोशल मीडिया में व्यस्त है, लिखने पढ़ने से उसका कोई नाता नहीं है। एक हमारी पीढ़ी थी कि हम लोग घंटों घंटों पढ़ा करते थे, हम लोग गुरुओं की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन आज की पीढ़ी अपने जीवन का अमूल्य समय फालतू चीजों में जो व्यतीत कर रही है। और ऐसा कहते हुए वो सभागार में देखते कि जवाब में तालियां बजे, अपने भाषण को कि वाक्य को एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार में उसे वो दोहराते, जिसे इसके पहले वो 10-15 कॉलेजों में अध्यक्ष जी ने वो वक्तव्य दे दिए हैं। और आयोजक जैसे ही आमंत्रित करता, अध्यक्ष जी जाते तो अपना 5 पेज का टाइप किया हुआ जीवन वृत्त बायोडाटा संचालक को दे देते कि उनका परिचय दिया जाए, जिससे कि लोग जाने कि अध्यक्ष जी की महिमा कितनी बड़ी है। ठीक है, तो जब कोई विद्यार्थी उनका वो परिचय पढ़ता तो उसमें 14 किताबें, 13 शोध कार्य उन पर हो गए हैं और 27 संस्थाओं में अध्यक्ष जी की सक्रिय भूमिका रही है, जिसमें से अधिकांश संस्थाएं आज बंद हो गई हैं। और ये सुनते हुए वो विद्यार्थी से कहते बस भाई बस, लेकिन विद्यार्थी रॉ में अध्यक्ष जी का पूरा परिचय जो पढ़ता जाता, क्योंकि उसे पहले ही निर्देश दे दिया गया रहता है कि नहीं, उसे अध्यक्ष जी के परिचय के 5 पेज पढ़ने हैं। गर्वोक्त से वो सभागार को निहारते कि लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा और कितना प्रभाव पड़ना बाकी है। अब महिला सम्मेलन में अगर अध्यक्ष जी को आमंत्रित कर दिया गया तो नारी सशक्तिकरण पर अध्यक्ष जी खूब बढ़ चढ़ कर बोलते। सबसे पहले तो वो मंच के पर जाने के बाद नारी सौंदर्य का खूब निरीक्षण परीक्षण करते और किसी वक्ता के बोलने के पहले ही वो बोल पड़ते कि मैं नारी शक्ति का बहुत सम्मान करता हूं, मेरी पत्नी मुझसे नहीं डरती है और मैंने अपने माँ के पैर धोए हैं और मैं अपनी बहन को रक्षाबंधन के समय उसे रक्षाबंधन का उपहार देता हूँ और पत्नी को साल में 1-2 बार बाहर घुमाने लेके जाता हूँ और हमारी बेटियां स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई रोक छेक नहीं है। और अध्यक्ष जी महिला मित्रों के साथ खूब हंसी ठिठोली करते हैं और तफरीह पर जाते हैं। स्वतंत्रता के वो साक्षात प्रतीक हैं। पर्यावरण गोष्ठी में अध्यक्ष जी को आमंत्रित कर दिया गया।
चाहे वो जल संरक्षण हो, पृथ्वी संरक्षण हो, वायु संरक्षण हो, वृक्षारोपण हो, वो जाते हैं तो वृक्षारोपण जरूर करेंगे। एयर कंडीशन हॉल में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर कागज की प्लेट में नाश्ता करते हुए, प्लास्टिक की बोतल का पानी पीते हुए वो कहते हैं प्राकृतिक संतुलन बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष जी ये कहते हैं कि ऐसा है कि हमें अगर सीखना है तो प्रकृति से सीखना चाहिए। इस तरीके से अध्यक्ष जी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करते हैं, पर्यावरण गोष्ठी की सफलता में महती योगदान देते हैं प्रदूषण फैलाते हुए। और जहां तक राष्ट्रीय सेमिनारों में, राज्य स्तरीय सेमिनारों में अगर अध्यक्ष जी को आमंत्रित कर दिया गया तो मानो वहां तो लगता है कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगेंद्र जो है साक्षात उतर आए हों, और वो टेक्नोलॉजी के जबरदस्त विरोधी हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि एक बार जो है 1995 में उनका कंप्यूटर बंद हो गया, टेक्नीशियन उसे चालू नहीं कर पा रहा था, तो वो झाड़ फूक से उसको चालू कर दिए, है कि नहीं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख करके वो कहते हैं कि ऐसा है भाई, ये बिजली का भाषण है, बिजली का भाषण नहीं चलेगा। अगर तुमको कुछ कहना है तो खुद से कहो, लेकिन ये बिजली का देख करके मत बोलो। अब अध्यक्ष जी को अगर किसी खेल प्रतियोगिता में आमंत्रित कर दिया गया और वहां की वो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो पता चला कि खिलाड़ियों के बीच में ट्रॉफी और पुरस्कार वितरण के लिए गए हैं, वहां इतना लंबा चौड़ा भाषण देंगे कि पता चलेगा कि वहां जो विद्यार्थी, वहां प्रतियोगी जो है खड़े खड़े इंतजार करते करते उगने लगते हैं। और अध्यक्ष जी फिर अपने जो है बचपन के खेले हुए खेल की चर्चा जो है खूब बढ़ चढ़ के वहां वो करते हैं। उद्घाटन करना, फीता काटना तो अध्यक्ष जी का जैसे जन्मसिद्ध अधिकार हो, है कि नहीं। उनके पास फीता काटने का नैतिक अधिकार होता हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, दुकान हो, अस्पताल हो, कोई भी संस्थान हो। फीता काटते समय वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़े किले को या बहुत बड़े युद्ध को फतह करने के लिए वो इस समय तैयार हो। और जैसा मैंने कहा कि बरही से लेकर तरही तक, अब शोक सभा में भी अध्यक्ष जी जो है अध्यक्षता करने से पीछे नहीं रहते। कहते हैं ये विसंगति है कि ऐसे समय में भी हमें बोलना पड़ता है। कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो स्वर्गीय हैं, अमुक स्वर्गीय व्यक्ति के साथ मेरे बहुत ही अजीज गहरे ताल्लुकात थे, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। भले ही अध्यक्ष जी ने उन्हें देखा सुना न हो, भले ही अध्यक्ष जी उसे जानते न हो, लेकिन उनके साथ वो अपना गहरा संबंध स्थापित करते हैं। और गहरा संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि ऐसा है कि ये अपूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। और कहते हैं ऐसी स्थिति में उनकी कमी जो हमेशा खलेगी। और ऐसा कहते हुए अध्यक्ष जी अपना मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल निकालने के बाद नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं कि व्हाट्सएप पे और कहीं अध्यक्षता के लिए कोई मैसेज तो नहीं है, या फेसबुक पर कितने लाइक और कमेंट्स आए, अभी उन्होंने जो लाइक किया था आयोजन का। अब मंच संचालन में अध्यक्ष जी के हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आयोजक के सामने चूंकि एक अदद अध्यक्ष के चुनाव की समस्या होती है और कई अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ, तो होता क्या है कि अगर दुर्भाग्य से कोई अध्यक्ष उस आयोजन में आया और श्रोता बन के बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में श्रोताओं की दीर्घा में बैठे हुए ऐसे अध्यक्ष को देख करके, उसकी देहयष्टि को देख करके हम आसानी से जान लेते हैं कि ये व्यक्ति इस समय आक्रोश में, गुस्से में है। उसका चेहरा तमतमाया हुआ रहेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे मूंछी को तला जा रहा हो, जैसे मूंछी टेढ़ होती चली जाती है, वैसे वह मूंछी की तरह टेढ़ हुए रहते हैं। उनके नथुने फड़फड़ाते रहते हैं और बार बार वो जमीन देखकर जमीन पर थूकते हैं, जीभ लपलपाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो
बोलने का प्रयास कर रहे हूं कि अभी मौका मिले और वो अपनी बात रख दें, तो मौका देखकर ऐसे तथाकथित अध्यक्ष जी मंच संचालन में हस्तक्षेप करते हैं और संचालक के हाथ से माइक छीनकर कहते हैं, एक बात मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ना चाहता हूं। मुझे लगा कि यह रिक्त है तो उसे मैं पूरा कर देना चाहता हूं। और ऐसी स्थिति में वो 20 से 25 मिनट तक बोलते हैं और लंबा चौड़ा बेमतलब की बातों का भाषण वो पेल जाते हैं। उनके दिमाग का अध्यक्षी कीड़ा धीमे धीमे शांत हो जाता है। विजयी भाव से गर्वोक्ति से वो सभागार की तरफ देखते हैं, मंच की तरफ देखते हैं और संचालक को माइक पकड़ाते हुए और मुस्कुराते हुए आकर के अपने स्थान पर पदस्थ होते हुए बगल वाले से पूछते हैं कि मैंने ठीक बोला ना, मैंने अपनी बात अच्छे तरह से रखी ना। जैसे उनके बिना वो आयोजन जो है अधूरा ही रहता। जन आंदोलन की बात हो तो अध्यक्ष जी भीड़ में आते तो हैं, लेकिन पता चलता है कि धरना प्रदर्शन की स्थिति में वो वीआईपी सेक्शन और सुरक्षा गार्ड के बीच होते हैं। वो कहते हैं जनता हमारे साथ है, तो जनता के साथ मंच से उतरकर सड़क पर संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यहां भी जब वो आते हैं तो सुरक्षा दस्ते के साथ एसी गाड़ी में बैठकर। और अध्यक्ष जी की जो बात है, तो पूरे प्रकरण का जो दुखद सत्य है यह है कि हमारी सभ्यता ने, हमारी आयोजक संस्कृति ने मंच, महिमा और माइक के महामंडलेश्वर को ज्ञान का प्रतीक मान लिया है और कुर्सी को पात्रता का प्रमाण पत्र। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने वक्ताओं की भीड़ तो खड़ी कर दी, लेकिन श्रोताओं का स्तर गिरा दिया। हर मंच पर अध्यक्ष जी आकर सब बोल जाते हैं, पर ऐसा कोई ऐसा नहीं जो चुप रहकर सुन सके, समझ सके, उनके विचारों से जुड़ सके, जमीन से उनके भाषण का जुड़ाव हो, व्यवहारिक रूप से कहीं से वो लोगों के लिए उपयोगी हो। अध्यक्ष जी अमर रहे और मंच स्थिर रहे। जब तक हमारे समाज में मंच, माइक, मोह और महामंडलेश्वर और कुर्सी की लोलुपता को मिले जुले रूप से लिए हुए ऐसे तथाकथित अध्यक्ष रहेंगे तो अध्यक्ष जी प्रासंगिक बने रहेंगे। वे कविता के मंच पर, कथा के मंच पर, राजनीति के चबूतरे में, धर्मसभा की पंगत में, यहाँ तक कि बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता में वो अध्यक्षता करने को सतत तैयार रहते हैं। उनके लंबे भाषण, संकीर्ण विचार, कुर्सी प्रेम असीम होता है। और हम जो भी सोचते थे कि मंच विचारों का स्थान है, अब मान चुके हैं मंच अध्यक्ष जी की विरासत है, जिसे वो पूर्व जन्म का पूर्ण फल मानते हैं। उनके पास आज फुर्सत कहाँ है कि वह अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, लेखन करें। रचनात्मकता से अध्यक्ष जी के दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। विचारों की मौत पर जो तालियां बजा रहा है वही है आज का अध्यक्ष। मेरे इस व्यंग्य को पढ़िए, सुनिए, सुनाइए और अंत में मंच पर खामोशी से बैठे किसी सच्चे श्रोता को सम्मानित कीजिए। इतना निवेदन है और तकनीकी का जमाना है तो इसे जो है आगे प्रेषित कीजिए। अध्यक्ष जी की, ऐसे तथाकथित अध्यक्ष जी को नमन करता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई।